नमस्कार दोस्तों, हमारे इस खास एक्सप्लेनर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम सीधे सोर्स मटेरियल के जरिए एक बेहद दिलचस्प विषय की गहराइयों में जाने वाले हैं। आज मैं आपके होस्ट के रूप में भारतीय सिनेमा के सबसे बड़े और सबसे आइकॉनिक सुपरस्टार्स में से एक के 50 सालों के सफर का विश्लेषण करने जा रही हूँ। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं थलाइवा यानी रजनीकांत की। इस एक्सप्लेनर के जरिए हम ये डिकोड करेंगे कि कैसे एक बिल्कुल साधारण सा इंसान सिनेमाई हदों को पार करके एक जीता जागता लिविंग पैराटेक्स्ट बन गया। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। ठीक है, चलिए सीधे इस विषय में उतरते हैं। इस डायलॉग को देखिए, मैं एक बार बोलता हूं तो वो 100 बार बोलने के बराबर है। सच कहूं तो ये सिर्फ फिल्म भाषा का एक डायलॉग नहीं है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी घोषणा है। ये साफ दिखाता है कि रजनीकांत के ऑन स्क्रीन बोले गए शब्दों में कितना भारी वजन होता है। ये सिर्फ सिनेमाई लाइंस नहीं है, बल्कि एक ऐसा मंत्र है जिसे उनके चाहने वालों ने अपनी असल जिंदगी में उतार लिया है। लेकिन जाहिर सी बात है, ये जादुई आभा और ये ताकत कोई रातों रात तो नहीं बनी थी, है ना? अब जरा इस कॉन्ट्रास्ट पर गौर कीजिए, ये सचमुच हैरान करने वाला है। एक तरफ है बैंगलोर ट्रांसपोर्ट सर्विस के एक आम बस कंडक्टर शिवाजी राव गायकवाड़, और दूसरी तरफ हैं ग्लोबल सिनेमाई महानायक सुपरस्टार रजनीकांत। ये पूरी कहानी है न टूटने वाले संघर्ष की, गुरुओं के सही मार्गदर्शन की और समय के साथ खुद को लगातार बेहतर बनाने की। इस 50 साल के विशाल फिनोमिनन को आसानी से समझने के लिए हमने इस एक्सप्लेनर को 5 अहम हिस्सों में बांटा है। पहला, विलन से मुख्य नायक तक का सफर। दूसरा, मास हीरो का निर्माण। तीसरा, जीवन और व्यापार के मंत्र। चौथा, एक लिविंग पैराटेक्स्ट के रूप में स्टार। और आखिर में जमीनी स्तर से जुड़े महानायक। तो चलिए हमारे पहले चैप्टर से शुरुआत करते हैं, विलन से मुख्य नायक तक। रजनीकांत के करियर का जो शुरुआती दौर था ना, वो सिर्फ एक्शन या सिगरेट उछालने वाले स्टाइल तक सीमित नहीं था। दरअसल ये उनकी एक मंझे हुए कलाकार के रूप में उभरने का समय था। और यहाँ सबसे क्रूशियल रोल प्ले किया उनके गुरु के बालचंदर ने। जब उन्होंने मद्रास फिल्म इंस्टीट्यूट में शिवाजी राव को देखा तो उन्होंने ही उन्हें रजनीकांत नाम दिया और सबसे जरूरी सलाह दी, तमिल सीखने की। बालचंदर ही वो इंसान थे जिन्होंने उन्हें छोटे मोटे विलेन के किरदारों से निकालकर एक बेहतरीन, गंभीर और बेहद सधेवे अभिनेता में ढाला। उन्होंने ये सुनिश्चित किया कि उनकी पहचान सिर्फ उनके मैनरिज्म से न हो, बल्कि उनके बारीक अभिनय से हो। आइए देखते हैं कि ये ग्राफ कैसे आगे बढ़ा। इस टाइमलाइन पर नजर डालिए। यहाँ हम 7 ऐसी अहम फिल्मों की बात कर रहे हैं जिन्होंने पूरी कहानी बदल दी। मुल्लू मलारुम में उनका बारीक अभिनय, फिर थिल्लू मुल्लू से कॉमेडी में उनकी एंट्री, इसके बाद 1992 की अन्नामलाई, चंद्रमुखी, शिवाजी और अभी हाल ही में 2023 की ब्लॉकबस्टर जेलर। इन फिल्मों ने उनके विलन से लेकर एक ग्लोबल सिनेमाई फिनोमिनन बनने के हर एक क्रूशियल स्टेप को डिफाइन किया है। अब रुख करते हैं हमारे दूसरे चैप्टर का, मास हीरो का निर्माण। अब सवाल ये है कि वो सिर्फ एक हीरो से मास हीरो कैसे बने। इसके पीछे निर्देशकों की बहुत ही सोची समझी रणनीति थी। सबसे पहले उन्होंने अपने नेचुरल परफॉर्मेंस से दर्शकों से इमोशनल कनेक्शन बनाया। फिर उन्होंने फुल लेंथ कॉमेडी और डबल रोल करके साबित किया कि वो कुछ भी कर सकते हैं। और फिर आया सबसे बड़ा गेम चेंजर, रैग्स टू रिचेस फॉर्मूला, यानी गरीबी से लड़कर अपनी मेहनत से शिखर तक पहुंचना। ये एक ऐसा मास फॉर्मूला था जिसने उन्हें जनता का भगवान बना दिया। और ये सारी चीजें बिल्कुल परफेक्ट तरीके से निखर कर आईं 1992 की फिल्म अन्नामलाई में। क्या आपको वो नीले और सुनहरे रंग का ग्राफिक याद है? जी हाँ, इसी फिल्म से प्रतिष्ठित सुपरस्टार रजनी वाले ग्राफिक टाइटल कार्ड की शुरुआत हुई थी। एक शब्द वाले टाइटल्स, वो आइकॉनिक स्लो मोशन वॉक, ये सब सिर्फ स्टाइल्स नहीं रहे, ये ऐसे ट्रोप्स बन गए जिन्होंने रजनीकांत को हमेशा के लिए तमिल अस्मिता और पूरे इंडियन सिनेमा के दर्शकों के दिलों से जोड़ दिया। आगे बढ़ते हैं हमारे तीसरे चैप्टर की ओर, जीवन और व्यापार के मंत्र। अब इस स्लाइड पर जो है वो लिटरली माइंड ब्लोइंग है। रजनीकांत का जादू सिर्फ थिएटर्स के अंदर खत्म नहीं होता। उनके फैंस और कई राइटर्स उनके डायलॉग्स को रियल वर्ल्ड कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी की तरह इस्तेमाल करते हैं। उदाहरण के लिए फिल्म पडियप्पा का वो फेमस डायलॉग, मेरा रास्ता अलग रास्ता है, इसे बिजनेस में इनोवेशन और अपना एक अलग मुकाम बनाने के मंत्र के रूप में देखा जाता है। सोचिए जरा, लोग उनकी फिल्मों की लाइंस को प्रोफेशनल मैनेजमेंट क्रेडोस की तरह अपने करियर में अप्लाई कर रहे हैं। और इस डायलॉग को तो भला कौन भूल सकता है, मैं कब आऊंगा, कैसे आऊंगा, किसी को नहीं पता। फिल्म मुथु की इस एक लाइन ने लिटरली दशकों तक लोगों के बीच उनके राजनीतिक और सामाजिक प्रभाव को लेकर सस्पेंस बनाए रखा। सबको लगा कि पर्दे का ये मसीहा अब असली दुनिया में बदलाव लाएगा।
उन्होंने पॉलिटिक्स ज्वाइन नहीं की, लेकिन एक ही डायलॉग से जो माहौल बना वो एक परफॉर्मर के एक मोटिवेशनल सिंबल बन जाने का सबसे बड़ा सबूत है। चलिए अब आते हैं चौथे चैप्टर पर, एक लिविंग पैराटेक्स्ट के रूप में स्टार। उनके इस विशाल प्रभाव को पूरी तरह समझने के लिए हमें एक एकेडमिक लेंस की जरूरत पड़ेगी। ये पैराटेक्स्ट आखिर होता क्या है? बहुत ही सिंपल वर्ड्स में कहूं तो लंबे समय से जुड़े फैंस के लिए रजनीकांत सिर्फ एक इंसान नहीं है, वो एक जीवित पाठ या लिविंग टेक्स्ट हैं। जब भी आप उनकी कोई नई फिल्म देखने जाते हैं तो आप सिर्फ वो 2 घंटे की कहानी नहीं देख रहे होते हैं, आप उनके पिछले 50 सालों के इतिहास, उनके पुराने जोक्स और उन सारे आइकॉनिक ट्रोप्स को साथ लेकर थिएटर में बैठते हैं। ये सब मिलकर सिनेमा देखने के एक्सपीरियंस को एक अलग ही लेवल पर ले जाता है। और इस फैंडम का पागलपन सिर्फ हमारे देश तक लिमिटेड नहीं है, इसका एक पूरा ग्लोबल इकोसिस्टम है। थिएटर्स के बाहर बड़े बड़े कटआउट्स को दूध से नहलाना, ये सब उसी इमोशनल कनेक्शन का हिस्सा है। लेकिन सबसे दिलचस्प कहानी जापान की है। 90 के दशक में जब जापान की इकोनॉमी बुरी तरह गिरी हुई थी और लोग डिप्रेशन में थे, तब वहाँ मुथु रिलीज हुई। और आपको यकीन नहीं होगा, रजनीकांत की स्क्रीन प्रेजेंस ने जापानी दर्शकों के लिए एक हीलिंग का काम किया। वो एक ऐसा पुल बन गए हैं जो हमारी पुरानी परंपराओं और आज के मॉडर्न समाज को आपस में जोड़ता है। और अब हम पहुंच गए हैं हमारे 5वें और आखिरी चैप्टर पर, जमीनी स्तर से जुड़े महानायक। मुझे लगता है रजनीकांत के पूरे सफर का सबसे खूबसूरत हिस्सा ये विरोधाभास है। स्क्रीन के बाईं ओर देखिए, बॉक्स ऑफिस के वो अजय भगवान जिनकी फिल्में आसानी से 100 करोड़ के क्लब में शामिल हो जाती हैं, और दाईं ओर एक ऐसा विनम्र इंसान जो स्टारडम की सारी चमक दमक छोड़कर शांति की तलाश में हिमालय की वादियों में एक साधु की तरह चला जाता है। यही डुअलिटी, यही सादगी उन्हें एक सच्चा लेजेंड बनाती है। और उनकी कमर्शियल पावर कितनी तगड़ी है, ये चार्ट चीख चीख कर बता रहा है। 70 साल की उम्र पार करने के बाद भी 2.0 का 655 करोड़ और जेलर का 600 करोड़ से ऊपर का कलेक्शन, मतलब बॉक्स ऑफिस पर उनका जो दबदबा है उसमें कोई भी गिरावट नहीं आई है। वो आज भी अनस्टॉपेबल हैं। लेकिन ये कामयाबी सिर्फ लक नहीं है, ये वक्त के साथ खुद को इवॉल्व करने का नतीजा है। 2016 में आई कबाली इसका बहुत बड़ा सबूत है। इस फिल्म में उन्होंने अपना टिपिकल मास फॉर्मूला पीछे छोड़ दिया और विजनरी युवा डायरेक्टर्स के साथ कोलैब किया। उन्होंने पर्दे पर अपने असली सफ़ेद बालों के साथ अपनी उम्र के हिसाब से मैच्योर रोल्स प्ले करने शुरू किए। इस एक फैसले ने उनके पूरे करियर को एक फ्रेश और नई दिशा दे दी। लेकिन इतनी अथाह सफलता के बाद भी वो अपनी जड़ें कभी नहीं भूले। जब 2019 में उन्हें भारत के सबसे बड़े सिनेमाई सम्मान दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से नवाजा गया, तो जरा सोचिए उन्होंने ये अवार्ड किसे डेडिकेट किया। उन्होंने याद किया अपने उस बस ड्राइवर दोस्त राज बहादुर को, जिसने सबसे पहले उनके अंदर के एक्टर को पहचाना, अपने भाई को, अपने गुरु के बालीचंदर को और अपने करोड़ों फैंस को। एक बस कंडक्टर से लेकर एक्टिंग लेजेंड बनने तक के सफर में जिन लोगों ने भी उनका साथ दिया, उनके प्रति उनकी ये कृतज्ञता सच में दिल जीत लेती है। तो हम इस एक्सप्लेनर के बिल्कुल आखिर में आ गए हैं। हमारे सामने ये सवाल है कि आखिर कैसे एक परफॉर्मर सिनेमा के पर्दे से निकलकर लाखों करोड़ों लोगों के लिए एक जीता जागता सांस्कृतिक प्रतीक बन जाता है। एक छोटे मोटे विलन से शुरुआत करके अपने शानदार अभिनय, जीवन दर्शन जैसे डायलॉग्स और जमीनी सादगी के दम पर रजनीकांत ने जो मुकाम हासिल किया है, वो दुनिया भर के सिनेमा इतिहास में एक इकलौती मिसाल है। मुझे उम्मीद है कि इस एक्सप्लेनर से आपको रजनीकांत के इस अद्भुत सफर को एक बिल्कुल नए नजरिए से देखने का मौका मिला होगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।